हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपके लिए पुनः हम अपनी सीरीज़ की नेक्स्ट कड़ी लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे 37वें कड़ी की, जिसमें हम केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी तथा ऑल स्टेट जो पीजीटी टीजीटी ऑर्गेनाइज हुए हैं उनमें आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न एएनएम जीएनएम में भी आए और ये सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे यूपी के पीजीटी टीजीटी और जो अन्य प्रदेश के हैं सब में रिपीटेड हैं। चूंकि यहाँ उसने सिर्फ केवीएस मेंशन किया हुआ है, चूंकि सब तो मेंशन कर नहीं सकता, तो इसलिए टाइपिंग खर्च भी बढ़ता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पेपर को समझने में, और ये प्रश्न जो होते हैं कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। और तो हम इसकी चर्चा करेंगे। जिन भी मित्रों को हमारा वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो यूट्यूब पर जैसे ही आप देखना शुरू करें, देखना कॉर्नर में 3 बिंदु दिखाई देते हैं, पॉइंट्स लगे रहते हैं, उन पॉइंट्स पे क्लियर करेंगे। ऑप्शन आएगा क्वालिटी पे जाकर आप उसकी क्वालिटी अगर 144 है तो बढ़ाकर 360 या 480 इस तरह कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आएगा। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, तो वो जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है तो वो होती जोना पेलुसिडा होती है। क्या होती है? जोना पेलुसिडा। चलो हम आपको इसका दर्शन भी करा देते हैं कि जोना पेलुसिडा क्या होती है और कैसा एग होता है, तो इसको भी आपको दिखा देते हैं जिससे आप कभी ना भूलें। चलिए, तो इस पिक्चर में देख रहे होंगे पहले कॉर्नर रेडिएटा है। चूंकि ये पूरी मेम्ब्रेन नहीं कहलाती, मेम्ब्रेन यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहीं से मेम्ब्रेन शुरू होती है, जिसे हम जोना पेलिसिडा के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये फीमेल एग स्ट्रक्चर है। अगर आप इस संरचना पे नज़र डाल रहे होंगे, तो आप अगर इस संरचना पे नज़र डालेंगे, अगर इस पे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस पे देख लीजिएगा। ये बाहर सेल्स कॉर्नर रेडिएटा पाई जा रही है, ये जोना पेलुसिडा, ये वाली एरिया जोना पेलुसिडा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसमें त्रिस्तरी कौन है? तो देखिए जितने के जितने त्रिस्तरी हैं। त्रिस्तरी का मतलब समझ लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप समझ लो, नहीं भूलोगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिन जंतुओं की जो बॉडी होती है उसमें 3 जर्म लेयर, the contain to the 3 germ layer, the outer ecto and middle meso and inner endoderm। तो ये 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्टो, मीजो और इंडो। तो इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं, जिनकी बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल ग्रुप आर नॉट इंडोपैरासाइट्स। इनमें से कौन सा इंडोपैरासाइट्स नहीं है? तो वो है टर्बिलेरिया, जो है वह इंडोपैरासाइट्स नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू। पैरापोडिया किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? लोकोमोशन और रेस्पिरेशन से संबंधित है। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो होते हैं, ये चपटे होते हैं, मांसल होते हैं, वर्टिकल फ्लैप जैसी बाहरी उभार निकले रहते हैं। पैरापोडिया एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका पैरा और पोडिया 2 शब्द से बना हुआ है। पैरा का अर्थ होता है बिसाइड्स एंड पोडिया का अर्थ होता है मतलब फुट यानी पैर। पैरापोडिया जो होते हैं पॉलीकीट या वर्म्स में पाए जाते हैं, पॉलीकीट वर्म्स में पाए जाते हैं। और इससे क्या होता है? रिस्पिरेशन और मोशन मतलब लोकोमोशन दोनों वर्क करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? तो पेरिपेटस जो होता है वो ओनिकोफोरा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? ओनिकोफोरा के अंतर्गत आता है। हम आपको पेरिपेटस भी, ये पिक्चर देख रहे होंगे, पेरिपेटस का पिक्चर है, अगर आप नजर आ रहा होगा। पेरिपेटस ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये एनिलिड और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी। एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि जो पेरिपेटस होता है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी एनिलिडा की तरह है और जो इसके क्लॉ हैं वो हमें ज्वाइंटेड दिखाई देते हैं। ये कैटापिलर लाइक होता है, जैसे कैटापिलर होता है बिल्कुल उसकी तरह होता है। और ये जो होता है लोअर आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स है। आर्थ्रोपोड्स की भांति इसमें क्लाउड पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। देख रहे होंगे यहाँ ज्वाइंटेड खंड है, जबकि इसकी जो बॉडी होती है वो एनिलिड्स की तरह होती है, इसलिए ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसके जो अग्रभाग पर होते हैं 2 एंटीना पाए जाते हैं, पैपलिया पाया जाता है, माउथ पाए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि इसकी त्वचा पर क्यूटिकल तथा सिंपल आइज पाई जाती हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो भूलेंगे नहीं, ये पेरिपेटस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग वाल्विया को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पहली सिपोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? जो पहली सिपोडा के नाम से इसको जानते हैं। स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, तो स्टेटोसिस्ट देखिए बैलेंस ऑर्गन्स होता है, ये जनरली इन वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है, और हम आपको बता दें कि ये वर्टिब्रेट्स में भी हमें दिखाई देता है, जहां ये संतुलन अंग के रूप में कार्य करता है, बैलेंसिंग का कार्य करता है। ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में हमें देखने को मिलता है। तो ये आप पिक्चर अगर नज़र आ रहा होगा तो ये देख लीजिए, स्टेटोसिस्ट स्टॉक फोटोज़ हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट विथ, तो किससे स्टार्ट होती? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट होती है। हम आपको इसके बारे में जानकारी भी दे दें कि ये होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि जो प्रत्येक जो हार्ट साइकिल्स होती है उसका जो लास्ट पॉइंट्स होता है वो वेंट्रिकल के अधिकतम अकुंचन से और नए जो हृदय चक्र का प्रारंभ होता है, तो जो इनके वेंट्रिकल्स होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं, यानी फ्लैक्सिड हो जाते हैं की शुरुआत होती है। नए चक्र के प्रारंभ के समय जो आर्किल होते हैं पहले से ही शिथिलन प्रवस्था में होते हैं, और जो आलिंद निलय कपाट होते हैं वो बंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लिंक रिएक्शन इन द रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो यहाँ जो एस्टिल कोएंजाइम होता है वो लिंक होता है किसके बीच में? रेस्पिरेशन रिएक्शंस में होता है। और इसमें हम आपको बता दें लिंक में होता क्या है, तो आप पहुँचेंगे किस में? चलो इसको हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये ग्लाइकोलिसिस होती है, और ग्लाइकोलिसिस से जब आप आगे आएंगे तो पायरुविक एसिड बनती है। 2 मॉलिक्यूल पायरुविक, एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? पायरुविक एसिड, तो ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और जो पायरुविक एसिड होती है वो बदलती है एस्टिल कोएंजाइम ए में। ये इतनी जो क्रिया होती है ऊपर की होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस ये होती है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और यहाँ से जो पायरुवेट होता है वो एस्टिल कोएंजाइम में बनता है, और ये एस्टिल कोएंजाइम जो होता है ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया करता है तो ये कर क्या देता है? ये करता क्या है कि ये जो हमारा सीट्रेट होता है इसको आइसोसिट्रिक एसिड, इस तरह पूरी क्रिया देख लीजिएगा। तो यहाँ दोनों को कम्युनिकेट करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है एस्टिल कोएंजाइम ए। इसकी चर्चा कभी फिर करेंगे, अगर रिस्पिरेशन आपको डिटेल में पढ़ाया तो इसकी चर्चा कर लेंगे। हमने इसलिए दिखा दिया कि अब कहाँ, ये ना भूलें कि सर ने कहाँ से कहाँ को रिलेट कर दिया। तो हम आपको बता दें ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनती है तो यहाँ फिर जो पायरुविक एसिड होती है वो बदल जाती है एस्टिल कोएंजाइम ए में, और ये एस्टिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क करता है, जिससे सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। तो वही यहाँ क्वेश्चन उसने पूछा है। क्वेश्चन फॉर मैलिक एसिड द रिस्पिरेटरी क्वाइटेंट आरक्यू जो होता है विल बी कितना होता है? तो 1 से ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1 से ज़्यादा होता है। हम आपको ये भी दिखा दें कि कैसे, तो इस पे हम नज़र डाल लेंगे। तो ये देखिएगा मैलिक एसिड के बारे में बताया हुआ है, C4H6O और 3O2 और 4CO2 और 3H2O, और तो आरक्यू इसका क्या हुआ? यहाँ हम फार्मूला क्या होता है? CO2/O2 क्या था? CO2/O2, तो हमने यहाँ CO2 लिखा तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4, तो 4 CO2/O2 कितना है? तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जब काटेंगे तो 1.3 आता है, तो इसीलिए इसका जो मान होता है 1 से अधिक होता है। और आप कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे तो वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और हमारा रेस्पिरेशन आरक्यू का वीडियो पूरा हमने एक आरक्यू का वीडियो डाल रखा है कि किसका कितना होता है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर या चैनल पर क्लिक करिएगा, जहां नाम लिखा है चैनल का, वहां सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसमें देखिएगा आरक्यू की आपकी सारी समस्या का हमने सोल्यूशन दिया है। आप देखेंगे तभी तो ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सेंट्रोमियर इज द लोकेटेड एट द एपेक्स एंड टिप ऑफ द क्रोमोसोम द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम विल बी, तो उसे क्या बोलते हैं? टीलोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? टीलोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एंड इम्यून सब ब्रेशर एंड द एंटी इन्फ्लामेटरी, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ लग रहा है। कौन हार्मोन प्रतिरोधी मंदक प्रदाह निवारक का कार्य करता है? तो वो कार्टिसोल है। तो एक ध्यान रखना, जब हमें ज़्यादा दर्द होता है तो कार्टिसोल दवा के रूप में दी जाती है।
RELP पैटर्न इज यूज्ड इन, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में RELP पैटर्न यूज करते हैं। RELP का पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के विश्लेषण में प्रयोगशालाओं में सहायता ली जाती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।